Hello students, welcome to my class. This is Manish Kumar Nema from Government Excellence School, Damoh. Let's watch this video clip before starting the lesson. आइए देखते हैं वीडियो पार्ट शुरू करने से पहले। इसके बाद आपको पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो भी हम कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं। पुराणों में ऐसे कई कथाएं हैं जिसमें कहा गया है कि देवता अचानक प्रकट हुए और फिर अंत ध्यान हो गए अर्थात गायब हो गए। हनुमान जी के बाद भगवान कृष्ण के पास ये विद्या थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई नुस्खा है जिसके माध्यम से हम गायब हो सकते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन गायब होने में मजा तो आएगा। हालांकि हम तो बताने जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन संभवतः ऐसा होता है। आजमाया तो हमने नहीं, लेकिन जानते जरूर है कि एक ऐसी बूटी होती है जिसे मुंह में रखने के बाद व्यक्ति गायब हो जाता है। जब तक वह ब्यूटी जबान में रखी रहती है या गाल नहीं जाती तब तक व्यक्ति गायब रहता है। तो आइए Okay, you have seen in this video clip that humans can disappear in the same way. A man named Griffin, who was a scientist, disappears after drinking a drug, or we can say medicine. Let's read an interesting story. आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि इंसान गायब हो सकता है। ठीक इसी तरह एक इंसान जिसका नाम ग्रिफिन था, जो वैज्ञानिक था, एक ड्रग और मेडिसिन जो उसने खुद बनाई थी पीकर गायब हो जाता है। आइए पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को। यह स्टोरी आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है और इंटरेस्टिंग बात यहीं से शुरू होती है कि जो लेसन आप पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ, उसका नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। In this class, we are going to learn about the lesson number 5, Footprints Without Feet by H.G. Wells from your supplementary reader. यही आपके पाठ का नाम है और यही आपकी किताब का नाम है। ये दोनों ही सेम है। तो हम चलते हैं H.G. वेल्स के बारे में देखते हैं कि H.G. वेल्स जो हैं जिन्होंने ये लेसन लिखा है वो उनकी बायोग्राफी को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। H.G. Wells. H.G. Wells इनका फुल नेम था हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स, born September 21st, 1866। इनका जन्म हुआ था ब्रूमले में, कैंट में, जो इंग्लैंड में है, और डाइड अगस्त 13, 1946 इन लंदन, और इनकी मौत लंदन में हुई थी 1946 में। इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट भी थे, सोशोलॉजिस्ट भी थे एंड हिस्टोरियन भी थे। बेस्ट नोन फॉर सच साइंस फिक्शन, और जाने जाते थे वो सबसे ज्यादा साइंस फिक्शन जो उपन्यास थी, विज्ञान से संबंधित नॉवेल्स एज द टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स एंड सच कॉमिक नॉवेल्स एज टोनो, वनगे एंड द हिस्ट्री। ये H.G. वेल्स का परिचय है। और H.G. वेल्स ने कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको लिख कर दी है उस पर अपन चलते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स जानने के बाद जब आप स्टोरी पढ़ेंगे टेक्स्ट में तो आपका इंटरेस्ट डबल होगा। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। पहला कैरेक्टर है ग्रिफिन। ग्रिफिन वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ये फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ग्रिफिन का कि एक बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। He discovered that the human body could become invisible and transparent as a sheet of glass. उसने ये खोज की कि ह्यूमन बॉडी अदृश्य हो सकती है एंड ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और वो बदल सकती है पारदर्शी एक ग्लास की चादर के रूप में। दूसरा कैरेक्टर इस स्टोरी का है मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ एट द लोकल इन। ये लैंडलॉर्ड्स वाइफ जो मकान मालिक है ग्रिफिन का, सॉरी लैंडलॉर्ड जो हैं उनकी वाइफ है,
और यह एक लोकल इन यानी जो धर्मशाला या सराय होती है उसमें ये रहती हैं और ब्लेस का नाम है इपिंग। She was more than happy to receive a guest in the inn और इन्हें बड़ी खुशी होती थी जब भी कोई गेस्ट उनकी सराय या धर्मशाला में आ जाता था। मिसेस हॉल थर्ड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर बता रहा हूं मैं इस स्टोरी के, बस बाकी स्टोरी में अपन देखेंगे। थर्ड कैरेक्टर है जेफर्स, ही इज द ब्लेस कांस्टेबल और यह एक कांस्टेबल है ब्लेस का, गांव का। ही इज वेरी डिटरमाइंड पर्सन और बड़ा ही संकल्पित व्यक्ति है। ही इज कॉल्ड टू द इन और उसे बुलाया जाता है उस सराय या धर्मशाला में व्हेन द स्ट्रेंजर अनवेल्स हिमसेल्फ एंड क्रिएट्स चॉस। जब भी कोई धर्मशाला में आने वाला स्ट्रेंजर है, अजनबी है, कोई दंगा फसाद करता या हंगामा करता तब इसे बुला लिया जाता था जेफर्स को। चलिए इस लेसन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टू द स्टोरी और समरी ऑफ द स्टोरी। इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी, सबसे पहले मैं इस स्टोरी का आपको परिचय दे दूं। ग्रिफिन अ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ ड्रग टू मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट ने खोज की, डिस्कवर किया अ ड्रग, एक मेडिसिन या एक ड्रग को, टू मेक जो बना देता है ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल। इनविजिबल मतलब अदृश्य। आफ्टर ही टुक दैट मेडिसिन ही बिकेम इनविजिबल और वह मेडिसिन जो उसने खुद बनाई थी उसे लेने के बाद वह अदृश्य हो गया। ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास और जो था वो बदल गया एक ग्लास की चादर के रूप में। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास और वो जब बदला तो वो उतना ही मजबूत था जितना ग्लास मजबूत होता है उसमें। नाउ एज द स्टोरी अनफोल्ड्स और जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, इट इज टू बी सीन, आइए देखते हैं वेदर ही यूज्ड और मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी। उसने अपनी इस डिस्कवरी का अच्छा उपयोग किया या बुरा उपयोग किया। यह कहानी हमें आगे बताएगी कि ग्रिफिन ने जो डिस्कवरी की थी ड्रग की, जिसे उसने स्वयं पी लिया था, और उसने उस डिस्कवरी का यूज किया या मिसयूज किया, इस कहानी में हम देखेंगे। समरी ऑफ द स्टोरी, आप समरी समझ लीजिए, फिर आपको लेसन पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और आप मेन जो थिंग्स हैं इस स्टोरी की वो इस समरी में जान लेंगे। Griffin, the brilliant scientist, became invisible after he took a certain drug. Griffin नाम के एक ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक became invisible यानी अदृश्य हो गया after he took a certain drug, जब उसने एक निश्चित प्रकार की ड्रग या मेडिसिन लिया जो उसने स्वयं बनाया था, which he had discovered himself, जिसे उसने खुद इजाद किया था। His landlord disliked him. अगली बात है कि जो ग्रिफिन का लैंडलॉर्ड था वो उससे नफरत करता था, उसे पसंद नहीं करता था। एज ही वॉज अ लॉलेस मैन, एज यानी क्योंकि, यहाँ एज का अर्थ है क्योंकि, ये कंजंक्शन है और दो सेंटेंसेस को जोड़ रही है। यहाँ बिकॉज का अर्थ भी क्योंकि होता है और एज का अर्थ भी क्योंकि होता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग रीजन आता है तो बिकॉज से जोड़ा जाता है और स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो तो हम उसे एज से जोड़ते हैं। एज ही वॉज अ लॉलेस मैन, और वह एक लॉलेस मैन था। लॉलेस मैन क्या होता है? जो कानून को नहीं मानता, ठीक है। एंड दस ही वॉज थ्रोन अवे, और उसे निकाल दिया जाता है। लैंडलॉर्ड जो होता है उसको घर से निकाल देता है। इन रिटर्न, और बदले में, ग्रिफिन सेट फायर द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, और ग्रिफिन आग लगा देता है, जला देता है। किसके घर को? अपने लैंडलॉर्ड मकान मालिक के घर को जला देता है जिसमें वो रहता था। एज अ रिजल्ट ही हैड नो शेल्टर, और अब परिणाम ये हुआ कि उसके पास कोई आश्रय नहीं बचा। शेल्टर मतलब आश्रय, ये मैंने फोटोग्राफ्स लगाए हैं आपको यहाँ पर। शेल्टर एक आश्रय होता है, टेम्परेरी भी होता है, और इसे आपने देखा होगा जंगलों में जो हम तंबू वगैरह टेंट लगा लेते हैं, वो सब शेल्टर होते हैं। मोरओवर ही हैड टू टेक आउट हिज क्लॉथ्स टू बी इनविजिबल, हालांकि उसे इनविजिबल होने के लिए अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। आप स्टोरी में जानेंगे कि मेन रीजन क्या था। Summary of the story, page 2. Then in order to escape from the cold, he entered into a mall. और अब जो ग्रिफिन था वो
ठंड से बचने के लिए एक मॉल में घुस जाता है। एंड व्हेन द शॉप्स वर क्लोज्ड, और जब उस मॉल की दुकानें बंद हो जाती हैं, he unboxed some clothes and made himself comfortable. और कुछ कपड़े निकालता है बॉक्स में से उस दुकान के, और पहन करके बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है। Then he had meat and coffee from a restaurant kitchen, followed by sweets and wine from a grocery. और फिर उसी ग्रोसरी स्टोर से वो स्वीट्स, वाइन और रेस्टोरेंट से मीट और कॉफी पीता है वहीं मॉल के अंदर। देन ही फेल asleep, और फिर उसे नींद आ जाती है ओवर सम क्विल्ट। देन ही फेल asleep, और वो सो जाता है ओवर सम क्विल्ट। कुछ रजाइयां वहां रखी रहती हैं और वो दुकान में ही उसी मॉल की सो जाता है। इन द मॉर्निंग ही वॉज सीन बाय द शॉप असिस्टेंट, दुकान के जो सहायक हैं वो सुबह आते हैं और उससे देख लिया जाता है। एंड वॉज चेस्ड अवे, और वो भागता है तो उसका पीछा किया जाता है। अगेन ही हैड टू वॉन्डर विदाउट एनी क्लॉथ्स। अब ग्रिफिन को क्या होता है कि अगर वो कपड़े पहन लेता है तो वो विजिबल हो जाते हैं, उसके कपड़े दिखाई देते हैं, तो कोई भी उसे पकड़ सकता था। तो बार बार उसे किसी से बचने के लिए भागना जब पड़ता था तो वो अपने क्लॉथ्स को रिमूव कर देता था। अगेन ही हैड टू वॉन्डर विदाउट एनी क्लॉथ्स इन द कोल्ड विंटर ऑफ लंदन, और फिर एक बार फिर उसे लंदन की ठंड जो इतनी पड़ रही थी, बिना कपड़ों के उसे घूमना पड़ा। बड़ी मजेदार स्टोरी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा आगे जब आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे। After that, he decided to steal clothes from a theatre company. और फिर उसने तय किया कि अब वो कपड़े चुराएगा किसी थिएटर कंपनी से। After stealing, he escaped by hitting the shopkeeper. और उसने कपड़े चुराए और टक्कर मारकर वो बच निकला उस शॉपकीपर को जहां से उसने कपड़े चुराए थे। Then he went to a place named Epping. अब वो एक गांव में गया। उसे सॉलिट्यूड, उसे एकांत की जरूरत थी कि भाई मुझे कोई दिखे ना और मुझे कोई पकड़े ना। तो ग्रिफिन ने क्या किया कि वो एक विलेज चुना, एक गांव चुना जिसका नाम एपिंग था, और वहां चला गया। फॉर ही नीडेड सॉलिट्यूड, क्योंकि उसे एकांत की जरूरत थी। देयर ही टुक 2 रूम्स इन एन इन, और जाकर के उस गांव में एक धर्मशाला और सराय या रुकने का स्थान, ये मैंने आपको फोटो में दिखाया, ऐसी एक इन थी, और उसमें जाकर उसने 2 कमरे लिए। बट द विलेजर्स वर क्यूरियस टू सी हिम, परंतु गांव वाले उसे देखने के लिए बड़े उत्सुक थे। After some days, 2 curious things happened in the place. कुछ दिनों के बाद 2 बड़ी ही आश्चर्य जगाने वाली 2 बातें हुई गांव में। Somebody stole money from the clergyman's house, and secondly, the landlord and the landlady of the inn were attacked by a chair. पहली बात तो ये हुई कि जो उस गांव का पादरी था उसके घर से पैसे चोरी हो गए। एंड सेकेंडली, और दूसरी बात थी, द लैंडलॉर्ड एंड द लैंडलेडी, और जो लैंडलॉर्ड था, लैंडलेडी थे इस इन के, ऑफ द इन मतलब इस सराय के, इस धर्मशाला के, ठीक, वर अटैक्ड बाय अ चेयर, उन पर कुर्सी से एक हमला किया गया। फॉर दीज थिंग्स ग्रिफिन वाज सस्पेक्टेड, और इन दोनों घटनाओं के लिए शक किया गया, संदिग्ध पाया गया। किसको? ग्रिफिन को। फिर क्या हुआ? देन बिफोर द ब्लेज कांस्टेबल अराइव्ड, और आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई झगड़ा होता था तो ब्लेज के कांस्टेबल, जिसका नाम जेफर था, उसको बुला लिया जाता था। देन बिफोर द ब्लेज कांस्टेबल अराइव्ड, ग्रिफिन वाज कॉन्फ्रंटेड बाय द लैंडलेडी, और ब्लेज के हवलदार के आने से पहले ग्रिफिन का सामना हो गया। कॉन्फ्रंटेड, इसका अर्थ होता है सामना होना या किसी का सामना करना, आमना सामना करा देना, ये कॉन्फ्रंटेड कहलाता है। तो कांस्टेबल के आने के पहले ग्रिफिन का सामना हो जाता है लैंडलेडी से। इन जो धर्मशाला और सराय की लैंडलेडी थी, उससे उसका सामना हो जाता है। ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है इस बात से कि इसने कांस्टेबल को क्यों बुलाया। एंड टुक ऑफ हिज ड्रेसेस, और फिर एक बार अपनी ड्रेसेस उतारता है, वन बाय वन, एक एक करके, एंड thus बिकमिंग इनविजिबल, और फिर इनविजिबल हो जाता है। इन दिस वे ग्रिफिन was able to escape, और इस तरीके से ग्रिफिन अपनी जान बचा पाता है। ये थी स्टोरी की समरी के बाद अब हम आपको ले चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक, जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसके टेक्स्ट की लाइंस पर। तो सभी जो बच्चे हैं वो पेज नंबर 26 पर आपको लेसन नंबर 5 दिया गया है, उसको ओपन करेंगे और मैं यहाँ पढ़ूंगा और आप इसके डिफिकल्ट वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स। टेक्स्ट पढ़ने से 2 फायदे होते हैं, एक तो वोकैबुलरी एनरिच होती है,
दूसरा हमें स्ट्रक्चर पता चलता है और स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखे जाते हैं इंग्लिश के, तो स्ट्रक्चर इंग्लिश हमारी मजबूत होती है और हमारी समझ बढ़ती है, हमारा कॉम्प्रिहेंशन ठीक होता है। चलिए शुरू करते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी फुटप्रिंट्स यानी पैरों के जो निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी नमी वाले क्षेत्र में कीचड़ या मिट्टी में जाते हैं और उस पर पैर रखते हैं तो आपके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं। विदाउट फीट, और फीट मतलब पैर थे नहीं और फुटप्रिंट्स थे। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, यह कहानी एक वैज्ञानिक की है। हु डिस्कवर्स टू मेक हिमसेल्फ, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो एक खोज करता है कि अपने आप को अदृश्य कैसे करें। डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी, तो क्या वो अपनी इस डिस्कवरी का उपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, इस कहानी में हम ये जानेंगे। रीड एंड फाइंड आउट, अब हमें ये क्वेश्चंस जो है पढ़ करके आगे टेक्स्ट में फाइंड करने। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, और कैसे वो इनविजिबल मैन जो अदृश्य आदमी था पहली बार दिखा, विजिबल हुआ। Why was he wandering the streets, और वो क्यों घूम रहा था। वॉन्डरिंग मतलब होता है टू वॉक एमलेसली, यानी बिना उद्देश्य के कहीं भी घूमना, इंग्लिश में WANDER वॉन्डर कहलाता है। वंडर और वॉन्डर थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा ध्यान से रहें। वंडर मतलब होते हैं चमत्कार और WANDER वॉन्डर मतलब होता है टू वॉक एमलेसली, यानी बिना उद्देश्य के घूमना। Why was he wandering the streets, और वो गलियों में क्यों घूम रहा था। शुरू करते हैं टेक्स्ट। The two boys, यानी दो लड़के, started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. The two boys, यानी दो लड़के थे। यहाँ started in लिखा है, ध्यान दीजिए ये फ्रेजल वर्ब है, मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, देखिए रेड से। स्टार्ट इन एक फ्रेजल वर्ब है, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, लेकिन जब इसमें इन जुड़ जाता है तो ये जो स्टार्ट का मतलब है थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है और इसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। स्टार्ट इन मतलब होता है टू बिगिन टॉकिंग इन अ बोरिंग और एनआई वे, यानी बात शुरू करना बोरिंग तरीके से या चिड़चिड़े तरीके से, या कोई चीज बड़े आश्चर्य में जब अपन बात शुरू करते हैं वो कहलाता है स्टार्ट इन। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, तो दो बच्चे थे, उन्होंने अपनी बात शुरू की बड़े ही आश्चर्य से। एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, किस बात पर। फ्रेश यानी बिल्कुल तरोताजा, मडी यानी कीचड़ से सने हुए, कवर्ड इन और फुल ऑफ मड। इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स का मतलब होता है इम्प्रेशंस, यानी छाप, जो छाप होती है, जो निशान बन जाते हैं, उनको हम इम्प्रिंट्स कहते हैं। फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बियर फीट, तो दो लड़कों ने बात शुरू की बड़ी आश्चर्य से उन तरोताजा छाप बने हुए पेयर ऑफ बियर फीट, यानी बियर मतलब होता है अनकवर्ड, जो ढका हुआ ना हो, खाली पैर, बिना जूते चप्पल या शूज पहन के हम जब निकलते हैं तो वो कहलाते हैं बियर फीट। तो वो इम्प्रिंट्स उनको दिखाई दिए और उन्होंने उन पर चर्चा शुरू की कि ये किसके इम्प्रिंट्स है। What was a bare-footed man doing on the steps of a house? और what was a bare-footed man, और एक खाली पैर वाला आदमी क्या कर रहा था। on the steps of a house, यानी एक घर के सीढ़ियों पर। in the middle of London, जो कहाँ था, लंदन के बीचों बीच था। and where was the man, और वो आदमी था कहाँ। as they gazed, और जैसे ही उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, गेज एक वर्ब है जिसका अर्थ है घूरना, और घूर कर उन्होंने देखा, बड़े ध्यान से देखा। a remarkable sight met their eyes, फिर उनके सामने एक रिमार्केबल साइट जो थी उनकी आंखों में दिखी। a fresh footmark appeared from nowhere, और बड़े तरोताजा फ्रेश जो थे, बिल्कुल अभी अभी जैसे बनाए गए हो, फुटमार्क appeared होने लगे। further footprints followed, और उन फुटप्रिंट्स का उन्होंने पीछा किया आगे जाकर। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और ये फुटप्रिंट्स
डिसेंडिंग द स्टेप्स यानी घर की सीढ़ियों से उतरते हुए एंड प्रोग्रेसिंग डाउन टू द स्ट्रीट, और कहाँ चले गए, गली में चले गए. द बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter. The boys followed, उन बच्चों ने, उन दोनों लड़कों ने उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया. Fascinated, बड़े सम्मोहित हो गए इस चीज से. Until the muddy impressions became fainter and fainter, उन्होंने तब तक पीछा किया जब तक कि ये muddy impressions यानी जो छाप थे कीचड़ में फुटप्रिंट्स की, became fainter and fainter, वो धुंधली नहीं हुई तब तक. And at last disappeared altogether, और अंततः, at last मतलब अंततः, disappeared यानी अदृश्य हो गई ये फुटप्रिंट्स, altogether यानी पूरी तरह से, fully. यहाँ altogether का हमने मीनिंग दिया है fully. एक altogether होता है, altogether जो होता है वो होता है सभी एक साथ, और ये है altogether. बड़ा जरा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखिए. ये है altogether और इसमें अगर एक l और जोड़ दें तो हो जाएगा altogether, और ऑल टुगेदर मतलब होता है वो एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है सभी एक साथ. ये छोटे छोटे शब्द जो हैं हमें ऐसी टेक्स्ट से सीखने मिलते हैं. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ, और जो एक्सप्लेनेशन था, व्याख्या थी इस रहस्य की, वाज रियली वास्तव में बहुत सरल थी. द बिविल्डर्ड बॉयज, बिविल्डर मतलब होता है हक्के बक्के या घबराए हुए. बिविल्डर एक एडजेक्टिव है जहां पर हमने वॉइस के पहले इसको यूज किया है, और बिविल्डर्ड का मतलब होता है हक्के बक्के या घबराए हुए. द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, और ये घबराए हुए बच्चे, ये हक्के बक्के जो लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग पीछा कर रहे थे, अ साइंटिस्ट यानी एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी खोज की थी कि कैसे इंसान के शरीर को पारदर्शी बनाते हैं. Graffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Graffin, जो एक साइंटिस्ट था, had carried out, उसने पूर्ण कर लिए थे. carry out एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है पूर्ण करना, complete. had completed या carried out experiment after experiment, एक के बाद एक कई उसने एक्सपेरिमेंट जो थे पूरे कर लिए थे. टू प्रूव, इस बात को सिद्ध करने के लिए, that the human body could become invisible, कि जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसको इनविजिबल किया जा सकता है. फाइनली ही swallowed certain rare drugs, और फिर उसने अंततः कुछ ड्रग्स जो उसने खुद बनाए थे, ठीक उसने उनको swallowed यानी गटक लिया. एंड हिज बॉडी बिकेम, और उसकी शरीर जो था वो हो गया एज ट्रांसपेरेंट, उतना ही पारदर्शी, एज अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे एक ग्लास की चादर होती है, कांच की चादर होती है. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन ये ग्लास उतना ही मजबूत, बहुत उतना ही ठोस रहा, उतना ही मजबूत रहा जितना एक ग्लास होता है. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, बड़ा ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, ग्रिफिन was rather a lawless person, और उतना ही ग्रिफिन लॉलेस पर्सन था, मतलब उतना ही वो कानून को ना मानने वाला. लॉलेस का मतलब हम यहाँ पर कुछ हद तक कह सकते हैं कि अराजक या अधर्मी, जो नियमों को नहीं मानता. लॉलेस पर्सन था, तो जितना ब्रिलियंट था उतना ही ग्रिफिन एक अधर्मी और अराजक साइंटिस्ट था. His landlord disliked him and tried to eject him, उसके जो लैंडलॉर्ड था, जिसके मकान में वो रहता था, मकान मालिक, ग्रिफिन जिसके मकान में रहता था, डिसलाइक्ड हिम, मकान मालिक उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था. एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे उसने निकालने का प्रयास भी किया. इन रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला, इन रिवेंज बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और उसने उसके घर में आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और उस वहां से भागने के लिए, वहां से जाने के लिए उसे कोई देख ना ले, he had to remove his clothes, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े. Thus it was that he became a homeless wanderer, और इस समय से ही वह हो गया था क्या, एक होमलेस वांडर, एक बेघर आवारा, वांडरर मतलब आवारा. विदाउट क्लॉथ्स यानी ना तो उसके पास कपड़े थे, विदाउट मनी और पैसों के बिना, एंड क्वाइट इनविजिबल, और वह पूर्ण तरीके से क्या हो गया था, अदृश्य हो गया था.
यहाँ ये जो वर्ड आया है क्वाइट, QUITE, क्वाइट, ये है पूरी तरह। अब इसी तरह के 3 शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। अगर QUIET कर दे, मतलब इस ई को हम यहाँ पर रख दें तो ये हो जाता है क्वाइट। क्वाइट मतलब भी शांत होता है। और अगर हम ये ई निकाल दें, QUIT कर दें, यहाँ पर QUIT बस रहने दें, तो क्विट होता है, क्विट यानी छोड़ना होता है। ये शब्द कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्वाइट, क्वाइट एंड क्विट। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. यहाँ पर thus it was that he became homeless, और वो बेघर हो गया, आवारा हो गया, बिना कपड़ों का हो गया, बिना पैसों का हो गया और पूरी तरह दृश्य हो गया। Until he happened to step in some mud, और तब तक के लिए इनविजिबल हो गया वो लोगों के लिए, जब तक कि वह किसी मड में यानी कीचड़ में पैर ना रखे, and left footprints as he walked, और अपने फुटप्रिंट्स ना छोड़े जैसे ही वो चले।